नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच मास्टरी और सेंटेंसेस सीरीज को लेते हुए लेसन नंबर 3 देयर वाला होना बोधक वाक्य, जो मैंने ट्रांसलेशन सिखाने की सीरीज शुरू की है उसका ये तीसरा वीडियो है, तीसरा लेसन। और मैंने बताया था कि ये पूरा लेसन कंक्लूड होने वाला है 10 वीडियो में, जिसका ये तीसरा वीडियो है। हर एक वीडियो एक अगली बढ़ती हुई कड़ी है, और एक भी कड़ी अगर मिस हो गया तो फिर आगे का मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इस मास्टरी और सेंटेंसेस सीरीज में एक वाक्य को 6 तरीके से ट्रांसलेट करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, और अलग अलग चीज़ हैं। और ये सारे ट्रांसलेशन जो बन रहे हैं वो एकाक्षर क्रिया वाले वाक्य पर बन रहे हैं। आज एकाक्षर या बहुअक्षर इस शब्द की चर्चा मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसकी चर्चा करने मात्र से मोटा मोटी 5 से 10 मिनट वीडियो लंबा हो जाता है। तो मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है, टू द पॉइंट जाना है। और इस वीडियो को मेरा प्रयास होगा कि मैक्सिमम आधा घंटा, उतना भी समय ना लगे, 15 मिनट से 20 मिनट में इसको कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैटर उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट ऑल मे बी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस चैनल। और ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के अंतर्गत ये तीसरा ट्रांसलेशन का सीरीज है, जिसमें आज मैं देयर वाला होना बोधक वाक्य समझाऊंगा। आप एकाक्षर बहुअक्षर की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसकी पूरी डिटेल चर्चा मैंने मास्टरी और सेंटेंसेस के लेसन 1 और लेसन 2 में पर्याप्त रूप से कर दी है। यदि आपको ये 2 टर्म समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप लेसन 1 और लेसन 2 मास्टरी और सेंटेंसेस, जो 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, उसमें पहला था सीधा साधा होना बोधक वाक्य, दूसरा था बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य, मैं समझा चुका हूं। आप उस 2 वीडियो को देखेंगे तो ये टर्म समझ में आ जाएंगे, और उन टर्मिनोलॉजी को जानना भी बेहद जरूरी है क्योंकि आगे की बात आप उसी के माध्यम से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ आज देयर वाला होना बोधक वाक्य, ऐसा है कि हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें बेमतलब का देयर होता है। वहाँ देयर का कोई विशेष अर्थ आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो वाक्य शुरू ही होता है देयर से। अंग्रेजी में इसको इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। इसके लिए एक टर्म आता है INTRODUCT, इंट्रोडक्टरी देयर। तो ये इंट्रोडक्टरी देयर जो दरअसल क्या है कि देयर से वाक्य की शुरुआत होती है, इसलिए इसको हम लोग देयर कहते हैं। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि देयर का प्रयोग आखिर होता कब है। तो देयर के प्रयोग की 2 कंडीशन हैं। हम पहली कंडीशन की चर्चा करेंगे। कुछ वाक्यों में देयर का प्रयोग बेमतलब होता है और इसके प्रयोग करने का 2 कंडीशन होता है। मैं इसमें 2 स्थिति में देयर का प्रयोग होता है। पहली स्थिति क्या है, मैं उसकी थोड़ा सा चर्चा कर दूं। देखिए, हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसकी क्रिया 2 प्रकार की होती है, या तो एकाक्षर होगी या बहुअक्षर होगी। एकाक्षर बहुअक्षर एक बार फिर से कहूँगा कि लेसन 1 और 2 में इसका पूरा मैंने बता दिया है, तो उसकी चर्चा मैं आगे नहीं करूँगा। क्रिया एकाक्षर हो या बहुअक्षर, यदि हिंदी में जो वाक्य है उसमें क्रिया एकाक्षर है या बहुअक्षर, इससे मतलब नहीं है। यदि वह वाक्य किसी कथा, कहानी, वृतांत, यात्रा वृतांत की शुरुआत करता हो, यानी उस वाक्य को पढ़ने से लगे कि ये किसी कहानी की शुरुआत है, किसी यात्रा वृतांत की शुरुआत है, तो वैसे स्थिति में सबसे पहले देयर की अंग्रेजी आती है, तब क्रिया और तब सब्जेक्ट वाक्य। अब जैसे मैं इसको बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएँ, इसके लिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप देखिए, यहाँ मैं एक वाक्य लिखता हूँ,
एक राजा था। एक राजा था, ये वाक्य आपने देखा। वह बहुत दयालु था, एटसेट्रा। हम आगे की बात बढ़ाते जा सकते हैं आगे, लेकिन ये जो पहला वाक्य है, ये पढ़ने से ही आपको लग रहा है कि ये किसी कहानी की शुरुआत हो रही है। यहां से एक कहानी की शुरुआत हो रही है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एक जंगल था, वह बहुत घना और विशाल था। आप यहां भी देखिए, एक जंगल था जो मैंने लिखा, ये भी एक कहानी की शुरुआत हो रही है यहां से। अब मैं एक और वाक्य देता हूं। एक लड़का था, वह बड़ा बहादुर था। यहां आप जब देखें, यह भी किसी कहानी की शुरुआत कर रहा है। तो इस तरीके के वाक्यों में सबसे पहले देयर की अंग्रेजी लिखी जाएगी, ये देयर, फिर वर्ब। अब एक राजा था, इसमें क्रिया है था, और ये एकाक्षर क्रिया वाला वाक्य है। बहुअक्षर भी हो सकता है इस हालत में, पहले वाली स्थिति में। तो यहां था की अंग्रेजी हो जाएगी वाज, और तब सब्जेक्ट, देयर वाज ए किंग। अब फिर आगे, वह बहुत दयालु था, ही वॉज वेरी काइंड वगैरह आप बनाते जाइए उसमें आगे। यहां एक जंगल था। हम अगर इसकी बात करें तो मैंने पहला बना दिया है, अब इसको वाइट करके आपको आगे समझाता हूं डिटेल। पिछला वीडियो ग्रामर का सीरीज था, बहुत लंबा हो गया था, लेकिन चूंकि टॉपिक को कंक्लूड करना जरूरी था, इसलिए वो वीडियो लंबा बना था। एक जंगल था, पुनः सबसे पहले अंग्रेजी देयर की होगी, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट। याद रखिए सब्जेक्ट फॉरेस्ट है, लेकिन अगर हम सामान्य सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ इसको सब्जेक्ट मानते हैं और ये प्रेडिकेट हो जाता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो मैंने पढ़ाया था उसमें। लेकिन रियलिटी यही है कि हम इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं, जंगल के बारे में। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का डिवीजन तो इस तरीके से होगा, लेकिन अभी जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये ध्यान आपको होना चाहिए कि मैं बात जंगल के बारे में कर रहा हूं, यही सब्जेक्ट है यहां पर मैं, ठीक है। तो लेकिन इसकी शुरुआत किस चीज से हो रही है, देयर से। तो ये देयर वाज ए किंग, इस देयर का कोई यहाँ वाक्य में अर्थ नहीं है, लेकिन इस तरीके की स्थिति में पहले देयर की अंग्रेजी बनती है। तो ये पहला हालत आपने समझा कि यदि वाक्य किसी कथा, कहानी, यात्रा, वृत्तांत की शुरुआत करता हो तो उसमें सबसे पहले देयर की अंग्रेजी बनती है। ये कॉन्सेप्ट आमतौर पर आपको किताब में नहीं मिलेगा जल्दी कहीं से भी। ये अनुभव और लंबे समय के अध्ययन अध्यापन से ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं, जहाँ जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से एक लड़का था, ट्रांसलेशन बनेगा इसका भी, देयर वाज अ बॉय। चलिए, तो ये भी हो गया, वह बड़ा बहादुर था, ही वॉज वेरी ब्रेव। आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। तो आपने पहला हालत समझ लिया कि देयर का प्रयोग पहला स्थिति में क्या होता है। अब इसका दूसरा स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा स्थिति, दूसरी हालत, पहली हालत तो आप समझ गए। तो पहली हालत में है कि कथा, वाक्य किसी कथा, कहानी, यात्रा, वृत्तांत की शुरुआत करने वाला होना चाहिए। और दूसरी हालत ये है कि क्रिया एक अक्षर हो। अब यहाँ कंडीशन है कि क्रिया एक अक्षर की ही होनी चाहिए, और वाक्य पढ़ने पर उसमें कर्ता शब्द को बोलकर हम प्रश्न करेंगे, कहाँ है,
और यदि इसका उत्तर उस वाक्य में सबसे पहले लिखा हुआ मिल जाए तो वैसे स्थिति में भी सबसे पहले देयर की अंग्रेजी, तब वर्ब यानी क्रिया की अंग्रेजी और तब सब्जेक्ट की अंग्रेजी। मैं इसको जब लिख करके यहाँ बताऊंगा तो आप बेहतर तरीके से उसको समझेंगे। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं यहां पर, खेत में एक गाय है। ये वाक्य मैंने लिख दिया, खेत में एक गाय है। मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं? गाय के बारे में। यानी यहां कर्ता हो गया एक गाय, ये इस वाक्य का कर्ता है। अब इस कर्ता शब्द को बोलकर प्रश्न करेंगे, कहां है। जैसे प्रश्न हो गया, यहां पर मैंने प्रश्न बनाया, एक गाय कहां है, ये मैंने प्रश्न किया। एक गाय कहां है, यानी कर्ता शब्द को बोलकर हम प्रश्न करेंगे। इसका उत्तर मिला खेत में। अब आप देखिए, ये जो उत्तर है खेत में, इस वाक्य में यह सबसे पहले लिखा हुआ है, राइट। यानी कर्ता का स्थान, यानी जिस जगह पर कर्ता है, हम कर्ता शब्द को ही बोलकर प्रश्न करते हैं कि कहां है, और उसका उत्तर यदि उस कर्ता से पहले उस वाक्य में लिखा हुआ मिल जाए तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले अंग्रेजी हम लिखेंगे देयर की, तब क्रिया इज, तब सब्जेक्ट काउ, और तब रिमेनिंग मैटर इन द FIELD फील्ड। अब ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा। खेत में एक गाय है, इस वाक्य में कर्ता है एक गाय। कर्ता शब्द को बोलकर मैंने प्रश्न किया, एक गाय कहां है, उत्तर मिला खेत में, और यह उत्तर इस वाक्य में सबसे पहले लिखा हुआ है। यानी कर्ता से पहले कर्ता का स्थान दिया हुआ हो, वैसे स्थिति में सबसे पहले देयर की अंग्रेजी, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट और तब रिमेनिंग मैटर। यहां एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों को हो जाती है और मैं उस कंफ्यूजन को यहीं पर अभी दूर कर देता हूं। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आपको एक्सरसाइज जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा बनाने के लिए ट्रांसलेशन, वो इसी से मिलता जुलता चीज होगा, दोनों तरीके का होगा। इसी चीज को मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूं, एक गाय खेत में है। अर्थ के दृष्टि से दोनों वाक्य बराबर हैं। खेत में एक गाय है और एक गाय खेत में है, लेकिन ट्रांसलेशन दोनों का एक जैसे नहीं बनेगा, और यही अंतर मैं अभी आपको क्लियर करना चाह रहा था। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गया। अब देखिए, एक गाय खेत में है, यहां कर्ता पहले आ रहा है और कर्ता का स्थान उसके बाद में आ रहा है, जबकि पहले वाले में क्या था, कर्ता बाद में था और कर्ता का स्थान पहले दिया हुआ है। तो जब भी कर्ता का स्थान कर्ता से पहले हो तो पहले देयर की अंग्रेजी बनेगी, तब वर्ब और तब सब्जेक्ट और तब रिमेनिंग मैटर। लेकिन वही चीज मैंने उलट दिया, कर्ता को पहले रख दिया और कर्ता का स्थान बाद में कर दिया। अब ये वाक्य देयर से नहीं बनेगा। इसका ट्रांसलेशन बनेगा, ए काउ इज इन द फील्ड, ए काउ इज इन द फील्ड। इस वाक्य को अगर आप देयर से बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, और बिल्कुल गलत होगा। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। तो मैंने देयर की दो हालत बताई कि किन वाक्यों में बिना मतलब का देयर लगता है। उसकी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये होते हैं कि यदि वाक्य किसी कथा, कहानी, यात्रा, वृत्तांत की शुरुआत कर रहा हो, वाक्य पढ़ने से लगे कि ये किसी कहानी की शुरुआत हो रही है, तो वहां सबसे पहले देयर, ये पहली हालत होती है। दूसरी हालत है कि क्रिया एकाक्षर होना चाहिए और कर्ता शब्द को बोलकर प्रश्न करेंगे कहां है, और यदि उसका जवाब उस वाक्य में उस कर्ता से पहले लिखा हुआ हो तो वहां सबसे पहले देयर। जैसे खेत में एक गाय है, एक शब्द यहां कर्ता हो गया गाय, एक गाय कहां है, उत्तर मिला खेत में, और यह उत्तर इस सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है, यानी कर्ता से पहले उसका स्थान है। तो यहां पहले देयर की अंग्रेजी होगी, तब इज,
और तब सब्जेक्ट और तब रिमेनिंग मैटर। लेकिन अगर कर्ता पहले है और कर्ता का स्थान बाद में है तो उसमें पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तब वर्ब और तब रिमेनिंग मैटर। ये बात मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहां बात आती है इस एक वाक्य के 6 रूप बनाने में। और हाँ, इस वाक्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं। जिस तरीके से सीधा साधा होना बोधक और बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के क्रम में आप नॉट का यूज करते थे, आमतौर पर इज, आर, एम, वाज, वेयर, इस पंच रत्न के साथ, यानी ये 5 वर्ब के साथ नेगेटिव में नॉट ही प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर वाक्य देयर वाला होगा तो वहां नेगेटिव में नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का नहीं करेंगे। नॉट तब करते हैं, नॉट भी होता है बशर्ते कि या तो उसके जस्ट बाद आर्टिकल आ रहा हो या कोई नंबर सूचक वर्ड, संख्या सूचक। जैसे अब मैं पहले इसका नेगेटिव बनाता हूं। खेत में एक गाय है, ये पहला हो गया अफर्मेटिव। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था, आज मैं उसको लिखा नहीं हूं। लेसन 1 लेसन 2 में आपको स्ट्रक्चर मिला होगा। वो स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब और रिमेनिंग मैटर। निगेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट, नो और रिमेनिंग मैटर। इंट्रोगेटिव क्या वाले में पहले वर्ब, सब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग मैटर। और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या वाले में भी पहले वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, नो और फिर रिमेनिंग मैटर। इंट्रोगेटिव आईपीए, इसमें पहले आईपीए की अंग्रेजी, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग मैटर। और इंट्रोगेटिव निगेटिव आईपीए वाले में पहले आईपीए, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, नो और फिर रिमेनिंग मैटर। ये आप समझते हैं। वहां पर में खेत में एक गाय है, तो जाहिर है कि एक गाय खेत में है, या ये उत्तर पहले है। ट्रांसलेशन बनेगा देयर इज अ काउ इन द फील्ड। नेगेटिव, खेत में एक गाय नहीं है। ट्रांसलेशन बनेगा देयर इज नो काउ इन द फील्ड। यहां नो लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। गाय तो एक ही है और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, तो यहां नो लगेगा। अगर ये लगता 4 गाय खेत में नहीं है तो देयर आर नो 4 काउज उचित होता है, लेकिन देयर आर नॉट 4 काउज वहां लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि नॉट के आगे 4 नंबर सूचक वर्ड आ रहा है, तो वहां नॉट। सामान्य रूप में देयर वाले वाक्य में हम लोग नो का प्रयोग करते हैं। तीसरा, क्या खेत में एक गाय है, ये इंट्रोगेटिव क्या वाला हुआ। तो ट्रांसलेशन बनेगा पहले वर्ब इज और सब्जेक्ट की जगह यहाँ देयर आ रहा है। चूंकि देयर से शुरू हो रहा है तो मैंने पहले भी बताया था कि यही सब्जेक्ट बाद में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यही सब्जेक्ट बन जाता है। इज देयर ए काउ इन द फील्ड। चौथा, क्या खेत में एक गाय नहीं है। ट्रांसलेशन बनेगा इज देयर नो काउ इन द इज देयर नो काउ इन द फील्ड। ये आपने देखा। पांचवा इसका बनेगा वाक्य जो होगा वो है
आईपी वाला इंट्रोगेटिव, क्यों खेत में एक गाय है। ट्रांसलेशन बनेगा वाई, पहले आईपी की अंग्रेजी तब वर्ब, फिर देयर, वाई इज देयर ए काउ इन द फील्ड, और छठा क्यों खेत में एक गाय नहीं है। ट्रांसलेशन बनेगा फिर आईपीए की अंग्रेजी तब वर्ब, फिर सब्जेक्ट की जगह देयर आ गया, व्हाई इज देयर नो काउ इन द फील्ड। ये ट्रांसलेशन होता है, व्हाई इज देयर नो काउ इन द फील्ड। तो ये मैंने देयर वाला वाक्य का 6 प्रकार समझाया, लेकिन ध्यान में रहे मैंने 2 चीज़ बताया है आपको और उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसलेशन बनाना है आपको। मैं एक्सरसाइज दूंगा, उसमें दोनों तरीके का वाक्य होगा, एक सब्जेक्ट पहले होगा और एक सब्जेक्ट का स्थान पहले वाला होगा। जैसे बॉक्स में एक चिट्ठी है, तो जाहिर है कि एक चिट्ठी कहाँ है, उत्तर मिला बॉक्स में, और ये इससे पहले है, तो इसमें पहले देयर से बनेगा। ये देयर इज अ लेटर इन द बॉक्स। इसी वाक्य को मैं अगर लिखूं, एक चिट्ठी बॉक्स में है, एक चिट्ठी बॉक्स में है, तब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ए लेटर इज इन द बॉक्स। अब ये अंतर आपने देखा, तो अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी उसी के अनुक्रम चलेगा। जैसे बॉक्स में एक चिट्ठी है, देयर इज ए लेटर इन द बॉक्स, बॉक्स में एक चिट्ठी नहीं है, देयर इज नो लेटर इन द बॉक्स। क्या बॉक्स में एक चिट्ठी है, इज देयर ए लेटर इन द बॉक्स। क्या बॉक्स में एक चिट्ठी नहीं है, क्या एक चिट्ठी बॉक्स में एक चिट्ठी नहीं है, इज देयर नो लेटर इन द बॉक्स। क्यों बॉक्स में एक चिट्ठी है, चाहे कहाँ बॉक्स में एक चिट्ठी है, वेयर इज देयर ए लेटर इन द बॉक्स। कहाँ बॉक्स में एक चिट्ठी नहीं है, वेयर इज देयर नो लेटर इन द बॉक्स। इसका ऐसे चलेगा, लेकिन एक चिट्ठी बॉक्स में नहीं है, तो इसका बनेगा ए लेटर इज नॉट इन द बॉक्स, यहां नॉट लगेगा, नो नहीं लगेगा। दूसरा, क्या एक चिट्ठी बॉक्स में है, इज ए लेटर इन द बॉक्स। अब यहां से देयर गायब, चूंकि सब्जेक्ट पहले आ गया और उसका स्थान बाद में है। क्या बॉक्स में, क्या एक चिट्ठी बॉक्स में नहीं है, इज अ लेटर नॉट इन द बॉक्स। क्यों एक चिट्ठी बॉक्स में है, वाई इज अ लेटर इन द बॉक्स। और क्यों एक चिट्ठी बॉक्स में नहीं है, वाई इज अ लेटर नॉट इन द बॉक्स। ये ऐसे बनेगा। आपको जो मैं एक्सरसाइज देने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, उसमें ये दोनों तरीके के होंगे और सबके 6 रूप होंगे। आप अब अपना सेंस लगाएं, बनाएं और देखिए कितना मजा आता है ट्रांसलेशन बनाने में। आपने इतना देर तक देखा, धन्यवाद इसके लिए आपका। मिलता हूं फिर अगले नेक्स्ट लेसन 4 में।